देखिए आज की जो क्लास है इसमें हम बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि कंडक्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें नहीं होता है तो फिर क्या होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाए तो तब क्या होता है, वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो पहले बेसिक्स इसके हम पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है और इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, तो इन द सेंस हम इसको बोलेंगे आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब होता है कि उसमें बैटरी नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है, तो बात यह है कि फिर इसमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कभी रेस्ट में नहीं होते। तो अगर कोई आपके पास कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो भी रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली ये रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, तो किस वजह से मूव कर रहे हैं? तो हमारे पास इसका आंसर बिल्कुल साफ है कि जो रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी होती है उसी को गेन करके ये रैंडम मोशन करते हैं। तो देखिएगा रूम टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी होती है, तो हम जानते हैं कि लिखते हैं 1/2 mv/ms का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी, और फिर ये बोलेंगे हम लोग 3/2 kT। ये इसकी एनर्जी है, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसमें थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी, ये मिलती है इसकी थर्मल एनर्जी से। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे Vrms, ये कैंसिल आउट होगा, तो ये 3kT/m ऐसे होल। तो इस स्पीड से या फिर इस थर्मल स्पीड से या फिर वेलोसिटी अगर बोलेंगे हम, तो इस थर्मल वेलोसिटी से ये कंडक्टर में क्या करता है, मूव करता है और रैंडमली मूव करता है। तो बेसिकली अब ये रैंडमली मूव करता है तो दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, वो तो रेस्ट में है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहे हैं, तो फिर करंट क्यों नहीं होता है? मतलब अगर आपके पास कोई हाथ में ऐसे कंडक्टर है, मान लीजिए सपोज दैट कि ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर से कहीं मतलब हमने बैटरी वोटरी नहीं जोड़ी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं इसमें करंट फ्लो होता है? तो बस इसी का रीज़न अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस पेशेंस रखिएगा और बिल्कुल लेक्चर पूरा बने रहिएगा। तो देखिए Vrms, इतनी एनर्जी से ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है। तो देखिए कैसे मूव करता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं Vrms = 3kT/m। अच्छा, 3kT/m जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी थर्मल वेलोसिटी या फिर थर्मल स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि टेम्परेचर के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं कि Vrms प्रोपोर्शनल है √T के। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी थर्मल वेलोसिटी की। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये चीज़, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, किसी ए पॉइंट पे, तो होगा क्या कि फिर ये ऐसे मूव किया रैंडमली, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे रैंडमली बस बना रहे, और ऐसे मूव करके यहीं पर चला आया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहीं पे चला आया, तो ये ए से चला और बी पे चला, मतलब उसी जगह पे चला आया। मैं ये बोल रहा हूँ, बस अभी मान करके चलिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि ये यहाँ पे चला है। तो जब यहाँ पर आया तो एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पर इसका स्पीड जीरो नहीं है। मतलब अभी यहाँ से चला गया ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो चल रहा है ना यहाँ पे, ये Vrms से चल रहा है, ये Vrms से चल रहा है। एक्चुअल में जो ये स्पीड है ये Vrms से चल रहा है, ऐसे कोलाइड कर रहा है ऐसे। तो और यहाँ पे जो ये जहाँ पे ये जो
कोने आपको दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये कोलिजन है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव मेटल आयंस मौजूद हैं, जिससे कोलिजन करके ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है यहाँ इस कोने कोने पे। तो अब करते क्या है इसमें कि इसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे फिर क्या होगा कि ये कोलिजन्स और तेज़ी से होने लगेंगे। तो तेज़ी से कोलिजन्स होंगे, यानी कि हम किसी कंडक्टर को अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको खूब गर्म कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बस इसकी स्पीड ही बढ़ रही है, थर्मल वेलोसिटी बढ़ रही है, पर देखिएगा कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि VRMS से जो VRMS जो है ये उसके करंट के फ्लो करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, मतलब इसका जीरो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। बस इसकी क्या है कि ये रैंडम मोशन में इसमें मूव करेगा इससे टेम्परेचर बढ़ाने से। और देखिए इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बता रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10⁻28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर होते हैं, ठीक है, पर मीटर क्यूब में होते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आप 10⁻28 ऐसे बढ़ाते जाइए, ऐसे ऐसे 28 बढ़ाते जाइए, तो अब जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब गौर से सुनिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं, क्योंकि ये आगे यूज़ भी होगा, हर एक बात को सुनते जाइएगा कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो कहते हैं कि लोग टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से आयोनाइज होकर के बाहर निकल जाता है। तो अगर किसी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए भी तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे, चलो ठीक है मान लिया निकलेंगे, लेकिन निकलने पर कितना फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें और थोड़े से ऐड भी हो जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा इसको ठीक है रियलिस्टिक्स, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि मान लीजिए एलोन मस्क है, तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा मतलब मनी है, मतलब बहुत ज़्यादा बिलियन में है वो। तो अगर इसको कोई कह रहा है बंदा जा करके कि हम तुमको 200 रुपये देते हैं एलोन मस्क को, तो वो क्या कहेगा? कहेगा कि वो तो या तो फिर कुछ कहेगा नहीं, या फिर हट जाएगा। मतलब हंसी, दूसरे लोग तो देख करके हंसी उड़ाएंगे कि उसको 200 रुपये दे रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा करके उसको इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको आगे आपको समझ आएगा कि ये क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स जो निकलने वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पे इसके नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कुछ भी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उसका कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये क्या देख रहा कि आपको स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो क्या हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, बट रैंडम मोशन है, पर जब यहाँ से बिटवीन टू कोलिजन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है। बिटवीन टू कोलिजन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है। अब इसमें सुनिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए और ऐसे मूव करके वापस वहीं पे, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मतलब इसका एवरेज ट्रांसफ़र जो है इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हुआ है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये समझ आ रही है? तो इतनी चीज़ें जो हमने बातें बोली हैं ये सारी लिखिए, तो थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, नोट कर लिया होगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मिटा देते हैं यहाँ पे, ये भी मिटा रहे हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर हम यहाँ पे 3 और k की वैल्यू और टेम्परेचर जो है हम 300 केल्विन रखेंगे और 300 केल्विन रखेंगे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, तो जो VRMS जो आती है ना, मतलब प्रैक्टिकली देखा गया था कि निकाल करके अगर मतलब हम सॉल्व करें पेपर ऊपर पे, तो 10 के पावर कुछ 4
मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आई थी। ठीक है, तो आप ये देखो कि स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है। आप देखो ना, स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 सेकेंड में वो इतना चल जा रहा है, इतना, मतलब 10,000 उसकी क्या है स्पीड है पर मीटर सेकंड। मतलब ये स्पीड काफ़ी हाई है और टेम्परेचर बढ़ाने पे ये और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी तो ये 300 केल्विन पे है, अगर इस केल्विन को थोड़ा सा 300 400 500 किया है तो ये स्पीड और भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने, यानी कि ये स्पीड बहुत थोड़ी सी नहीं है, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये काफ़ी तेज़ी से कोलाइड कर रहे होंगे और एक्चुअली में इसी कोलिजन्स की वजह से, यानी कि VRMS की वजह से ही क्या होता है कि रेजिस्टेंस डेवलप होता है। मतलब जितना ज़्यादा कोलिजन डेवलप होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होना मतलब एक तरीक़े से क्या है कि रुकावट, यानी कि उसका क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो VRMS बढ़ता है तो ये कि ये भी एक रीज़न भी है कि रेजिस्टेंस बढ़ना। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो अब इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि आइसोलेटेड कंडक्टर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से थोड़ा देखते जाइएगा कि अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मतलब ये अब हटा देते हैं और मैं ये B पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो अब मैं क्या करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करता हूँ। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ किसी कंडक्टर में मैंने फ्लो कराया। अभी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसमें 0 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इसमें लाएंगे तो अभी ये जो सीधा है, चलो इसमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है, होगा क्या कि अब इस पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा QE से, मतलब यानी कि ई से फोर्स लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी कि मैं बता दूँ, यानी F = QE होता है, तो F = E, इतने फोर्स से ये क्या होगा, इधर की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो अब क्या होगा ना कि नेट डिस्प्लेसमेंट इसके थोड़ा इधर हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में ये B पॉइंट से अगर जो है था ये, अब ये B पॉइंट्स पे नहीं होगा। तो अब चलिए देखते हैं, A पॉइंट है, तो A पॉइंट से, और देखो अब ये जो लाइन है ना, मैं देखिए बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है अब ये स्ट्रेट भी नहीं रहेगी। यानी कि होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर हमने किसी पॉजिटिव चार्ज को या फिर निगेटिव चार्ज को ही ऐसे V वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, V वेलोसिटी से फेंका, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या आएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा इस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगा करके अब इसकी स्टेट पहले जा रहा था, और फिर क्या होगा कि इसको ऐसे मोड़ता जाएगा, ऐसे मोड़ करके फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देगा। यानी कि अब इसका जो पाथ है कर्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है। अब इसको खींच करके इसके इधर लेके जाएगा, तो ठीक वैसे ही जो इसकी डायरेक्शन में नहीं है उसको ऐसा करेगा। तो यानी कि ये जो लाइन है ना, अब ये क्या होगा कि कर्व होगा, और कर्व होगा यानी कि थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो बेंड होगा तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं थोड़ा रियलिस्टिक नहीं बना पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, ये ऐसे होगा, और फिर थोड़ा सा बेंड होगा, और ये भी बेंड होगा, इस तरीके से बेंड होगा। मतलब ये कर्व होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट होने की वजह से, और कुछ इस तरीके से, और ये जो है सीधा थोड़ा सा ये बेंड होगा, और कुछ यहाँ पर चला आया। आप देखो ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इधर की तरफ इस पे क्या लगा, फोर्स लगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ प्रेजेंट है। तो जो ये देखो ना आप, यहाँ पे इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब ये नेट डिस्प्लेसमेंट ही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट जो ये चीज़ हुई है यहाँ से यहाँ तक, एक्चुअल में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें
तो वो किसी वेलोसिटी से किया होगा ना, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है। तो आई यूज़ रेड पेन कि यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट हुआ है, तो चलो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने माना कि वो यहाँ से यहाँ गया, और वो किस स्पीड से गया, मैं कहता हूँ कि वो vd से गया, और यही ड्रिफ्ट हुआ। तो इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई ही कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुआ। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से क्या आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा जब हम इसको प्रूफ करेंगे कि यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये तब आया जब इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया नॉट इक्वल टू जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये ड्रिफ्ट होने की वजह से क्या आया, करंट आएगा। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी को बोलते हैं जो इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर यहाँ, तो अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि vd यहाँ पे जीरो है, पर यहाँ पे vd नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस वक्त जीरो होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो उस वक्त ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ड्रिफ्ट हो चुका होगा इलेक्ट्रॉन, और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होगा उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, और इसी को एवरेज वेलोसिटी भी बोलेंगे। ठीक है, अब सुनिए, ये चीज़ हो गई। इसमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे VRMS है और यहाँ पर भी VRMS है, तो यहाँ पर ये भी तो VRMS है, अभी ये VRMS है, यानी कि इसके पास रैंडम मोशन तो अभी भी यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अभी हम लोग देखेंगे आगे किसी क्वेश्चन में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि और लेकिन इसकी जो वैल्यू है 10 के पावर 4 ऑर्डर का है। तो यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरा, और यहाँ से ड्रिफ्ट होने के बाद यहाँ पे गया होगा तो कोई पॉजिटिव आयंस होगा तो कोलाइड करके फिर वहाँ पे जीरो हो गया होगा, फिर ऐसे कोलिजन करेगा, फिर आगे थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा, फिर कोलाइड करके फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि आपकी लगातार बढ़ती जा रही है, नहीं, वो कोलिजन्स की वजह से ख़त्म होती जा रही है, फिर क्या हो रहा है, फिर उसको एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है, मतलब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फिर क्या हो रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर जीरो हो रही है, फिर मतलब इस तरीके से कोलिजन्स की वजह से उसकी वेलोसिटी ख़राब होती जा रही है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ है कि ये काफ़ी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअल में VRMS बहुत ज़्यादा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत कम वैल्यू होती है। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी वैल्यू तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड होगा, और ये जो होगा 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी अंतर है, आप देखो तो काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो इस चीज़ को काफ़ी ठीक से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़, अब जिस चीज़ के लिए मैंने डायग्राम बनाया है वो तो मैं बताना है बिल्कुल, क्यों नहीं, भूले नहीं है बिल्कुल। अब देखिएगा, हो क्या रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो पाथ क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है बिटवीन टू कोलिजन्स। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुआ, जो इसका पाथ है वो कर्व हो गया है, यानी कि पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कर्व इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिएगा, path of electron is curve in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड, ये, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट हो जाएंगे तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है वो कर्व होगा। आपको दिखाए भी हम इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। अब नोट करिएगा जो भी इसमें नोट कर सकते हैं आप, मतलब देखने में तो खचपच मच गया, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिए बना करके, क्योंकि रैंडम ये हो ही रहा है तो रैंडम ही दिख भी रहा होगा।
देखिएगा कि ये कोई पॉजिटिव मेटल आयन है और पॉजिटिव मेटल आयन है, तो यहाँ से यहाँ वो गया Vd से, ठीक है, और यहाँ पर इसकी 0 होगी क्योंकि अभी वहाँ पे लड़ा होगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आया होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और Vd से, और एक्सेलरेशन जो है इधर लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, यानी कि ये चीज़, इस पे इतना एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और यहाँ से यहाँ तक के जो टाइम है ना उसको बोलते हैं टाउ, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको टाउ को क्या कहते हैं कि यहाँ से जब यहाँ आया तो बिल्कुल रिलैक्स किया, मतलब अभी कोलिजन नहीं है, बिल्कुल थोड़ा आराम से जा रहा हो गया, यार कोई बात नहीं कोलिजन नहीं हुआ, तो अभी रिलैक्स करते हुए गया और यहाँ से क्या हो गया, फिर टकरा गया। तो इसके बीच के जो टाइम है ना इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है, टाइम। अब देखिएगा हम इसको Vd निकालना चाहते हैं, और किससे निकालेंगे, U प्लस AT से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा Vd, U क्या है, 0 है, और प्लस A कितना है, E/m, और टाइम जो है रिलैक्सेशन टाइम कितना है, वो टाउ, बिटवीन टू कोलिजन्स। तो हमारे पास Vd जो आ गया, ये आ गया E/m टाउ। तो ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया काइनेमेटिक्स से, ठीक है, इसका मैंने बस यूज किया सिंपली। और बिटवीन टू कोलिजन्स जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, इस वजह से क्योंकि उसमें रिलैक्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अभी कोई कोलिजन नहीं है इन दोनों के बीच, ठीक है। और जब कोलिजन हो गया रिलैक्सेशन टाइम खत्म हो गया। अब इसको अच्छे से नोट करिए। तो अब एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड लगभग आती है। तो मैं यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, मैं आपको दे रहा हूँ कि रिलैक्सेशन टाइम करीबन मेरे पास इसकी वैल्यू है 10 के पावर -14 सेकेंड होता है, ठीक है, इतनी उसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैं ये टाउ रखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू दी होगी, ठीक है, वो रखेंगे, और ये m की वैल्यू, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ इस ऑर्डर की आएगी, 10 के पावर -4 की ऑर्डर की आएगी। तो आप खुद देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि VRMS, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि 10 के पावर वो 4 था, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, देखो रहे कितना फ़र्क है दोनों में। मतलब ये वैल्यू, इसकी थर्मल वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये रैंडम मोशन काफ़ी तेज़ी से कर रहा होगा, लेकिन जा बहुत धीरे से आगे जा रहा होगा, बहुत काफ़ी कम। आप इतनी वैल्यू देखो है, इतने कम से जा रहा होगा वो, ठीक है। छोटी छोटी बातें हम समझते जाएंगे, ठीक है, कि अभी चैप्टर्स थोड़ा सा ये वाला मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, थोड़ा आराम से इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं। अच्छा, अब आते हैं इसके एनर्जी गेन बिटवीन टू कोलिजन। कितनी एनर्जी गेन किया होगा बिटवीन टू कोलिजन्स, देखिएगा। हम जानते हैं कि W = होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर होता है वो QE लेमडा। अब देखिए लेमडा जो है वहाँ पर उसका एवरेज, अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका ये जो लेमडा डिस्टेंस ट्रैवल किया ये वो वैल्यू है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ इसकी पाथ लेंथ जो है ना, जो जितना ड्रिफ्ट हुआ वो चीज़ है लेमडा, ठीक है। अब ये सुनिएगा कि यहाँ पर ये जो इसकी एनर्जी गेन है इस फार्मूले से आएगी। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि W = dx फोर्स इंटू dx, ये वही चीज़ है। मतलब क्या है कि ये लेमडा जो है ना, आप इसको लेमडा समझिए, और ये QE का फोर्स है, तो इस एनर्जी से वो क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा, ठीक है। तो इससे एनर्जी हम निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन, अच्छा ये चीज़ बताई क्यों, मतलब इतनी छोटी सी बात क्या बताई, मतलब क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि बताइए बिटवीन कोलिजन्स, बिटवीन टू कोलिजन्स की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो वो आपको चार्ज दे देगा, मतलब अगर आपको पास क्यू देगा, हो सकता है लेमडा की वैल्यू दे दे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दे, तो फिर आप इससे निकाल सकते हैं, या फिर पोटेंशियल दे दे तो वो सीधा निकल जाएगा। इस पर क्वेश्चन है, इस वजह से इसको बताया। अब देखिएगा रिलैक्सेशन टाइम में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करता है और इसकी बदलने से क्या क्या होता है, ठीक है। देखिएगा रिलैक्सेशन टाइम जो है यहाँ पे डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर पे। कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, थोड़ा देखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव दो मतलब मेटल आयन है और यहाँ से इसको जाना है, तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से जाएगा, मतलब कोलिजन्स काफ़ी तेज़ी से होंगे। तो देखिए कोलिजन्स काफ़ी तेज़ी से होगा, मतलब इस पर काफ़ी तेज़ी से जाएगा, यानी कि अब उसको जो समय हो रहा है एक मेटल आयन से दूसरे मेटल आयन जाने में, वो कम हो जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, क्योंकि उसकी VRMS बढ़ जा रही है। तो VRMS भी बढ़ रही है, और देखते रहिएगा और क्या बढ़ रहा है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, काफ़ी जल्दी चला जाता है, मतलब कम टाइम में ही एक मेटल से दूसरे मेटल तक चला जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज किया, ठीक है। अब देखिएगा, अब दूसरी चीज़, ये तो पहली डिपेंडेंसी हो गई, अब दूसरी डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन द मटेरियल। कैसे कि एवरेज जो डिस्टेंस होता है इसके बीच का, जो लेमडा हमने माना है एवरेज जो डिस्टेंस है, क्या होता है कि अगर मटेरियल्स हमने चेंज किया तो हो सकता है कि कभी कहते हैं कि ये मेटल आयन टाइटली बॉन्डेड है, यानी कि उसके बीच के जो मेटल्स आयन को थोड़े नज़दीक हैं, और कुछ होंगे लूजली बॉन्डेड, यानी कि थोड़ा सा दूर होंगे। यानी कि ये मेटल्स आयन अगर हमने मटेरियल चेंज किया तो उसके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है ना, वो भी चेंज हो रहा होगा, थोड़ा बहुत भी, लेकिन चेंज हो रहा होगा। तो हम कहते हैं कि वो मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मेटल आयन वेरीज व्हेन मटेरियल चेंज, यानी कि मटेरियल चेंज करने की, यानी कि अब लेमडा चेंज हो रहा है, तो बताइए लेमडा चेंज हो रहा है तो वही तो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल जो करना है वो चेंज हो रहा है, तो टाइम भी कम ज़्यादा होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम बदलता है मटेरियल्स पे भी, मटेरियल्स चेंज करने पर भी, ठीक है। इसको ठीक से नोट कीजिए, फिर अब आपको और बताते हैं। ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं, मतलब बिल्कुल भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और सीधा आएगा क्वेश्चन, तो एक सेकेंड में हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था अभी, ठीक है। अब देखिएगा कि ये VD इक्वल टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई और बाई एम टाउ है। तो मैंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से, अभी ये भी चीज़ है कि VRMS भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से VRMS भी इंक्रीज करता है, तो ये तो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ डिक्रीज किया, तो जब टाउ डिक्रीज करेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया इंक्रीज किया, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये जब डिक्रीज किया तो इधर की भी वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे VRMS इंक्रीज करता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। मतलब एक ही टेम्परेचर, देखो दो चीज़ों पे कितना अलग अलग इफेक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे VRMS दिख रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो VRMS इंक्रीज किया, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया रिलैक्सेशन टाइम घटा, तो रिलैक्सेशन टाइम घटा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई, वो भी घटी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों, यानी कि थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों पे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अपोजिट फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, उस समय घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या कर रही है, घट रही है। ये चीज़ है।
इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि चलिए ठीक है, लिख लेते हैं कि व्हेन वी increases the temperature, drift velocity decreases, but thermal velocity increases. ये आपको समझ आ चुका होगा, मतलब थोड़ा सा डेप्थ में है, मतलब एक एक चीज़ आपको यहाँ से समझना, मतलब ये बुक्स में आप ढूंढेंगे इधर उधर, सब यहीं पे इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे दिख जाएगा वो। ठीक है, कि यहाँ पे एक कंडक्टर है और कंडक्टर पे एक पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है, V पोटेंशियल, और इसकी कुछ डायमीटर है, लेट्स सपोज दैट इसकी डायमीटर है D। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इसमें बता रहे हैं कि इधर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे सेटअप है और 3 चीज़ें मेरे पास दी हुई हैं। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं कि इस पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब सारे चेंजेस करने में। यानी कि पहला हम देखेंगे कि V डबल करने में, अगर मैं बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि V इज़ डबल और इतनी चीज़ें गिवन नहीं है, तो V डबल करने में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और मैं एक्स्ट्रा एक पूछ लूँगा कि रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका डिस्कशन करना है हमें। ठीक है, तो एक एक अच्छे से डिस्कशन करेंगे, आप देखते जाइएगा बस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो सेटअप होगी वो E इक्वल टू V/L होगा। अगर इसकी मैं बात कहूँ कि ये लेंथ L है। ठीक है, लेंथ L है, तो इसकी लेंथ L है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे V/L, राइट। और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लिखेंगे E/m टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे हम इसकी। ठीक, अभी कुछ किया नहीं, अभी सब V ही है इसी तरीके से। ठीक, और इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे ρL/A। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, जो सारी चीज़ें ऐसे लिखेंगे E इक्वल टू V/L और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, रेजिस्टेंस ऐसे। अभी कुछ किया नहीं है, अब करने क्या जा रहे हैं कि हमने इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके 2V कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो जाएगा E' और वो होगा 2V, और लेंथ वैसे ही है तो ऐसे हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 2E, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, दोगुनी हो गई। यानी कि अगर मैंने पोटेंशियल को 2 टाइम्स बढ़ाया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको 2 टाइम्स बढ़ाया तो इसकी वैल्यू जो होगी अब 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिएगा, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो अब V' हो जाएगा और वो हो जाएगा E, अब यहाँ पे ये E' है तो यानी कि 2E बन जाएगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड 2E आ जाएगा, m और टाउ, यानी कि अब जो V' है वो बन जाएगा मेरा टोटल 2 टाइम्स VD, मतलब 2 गुना बढ़ जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से, आप देख भी रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से यानी कि 2 गुना ये बढ़ाया तो 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, और 2 टाइम्स क्या हो गया, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ गई। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज करने से 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करता है और 2 टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी इंक्रीज कर गई। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पर आते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे देखिएगा क्या फ़र्क पड़ रहा है कि रो तो वैसे ही है, चलो ठीक है भाई, रो तो वैसे ही है, एल भी वैसे ही है, और ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
तो ये तीनों क्वांटिटी मैंने चेंज ही नहीं की, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अब वो होना भी चाहिए कि पोटेंशियल बढ़ाया मैंने तो रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस विल बी सेम। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वेरिएशन बताते हैं। ये एल गिवन है, तो अब देखिएगा कि अब एल को क्या करते हैं हम, एल इज डबल, एल को डबल करते हैं। तो एल को डबल करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है इन सभी पे, देखिएगा ई इक्वल टू वी बाई एल। तो ई इक्वल टू वी बाई एल, तो ई डैश जो हो जाएगा वी बाई, अब ये 12 हो गया तो चलो 12 लिख देते हैं, और ये सब पुराना वाला कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, बस मैंने इसको डबल किया। ठीक है, जब उसको मैंने डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी अब इसका ई बाई 2 हो जाएगा, मतलब ये पुराना वाला ई और ई बाई 2 हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, हाफ हो गई। यानी कि जैसे ही मैंने लेंथ को बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गई। अब चले थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी तो हाफ हो जाएगी, क्योंकि आप देखो तो कैसे होगी, देखो ये होगा ये पुराना वाला, अब मैंने लेंथ को बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी डैश ई बाई 2 एम टाउ। तो अब ये क्या होगा, ये तो पुराना वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वी डैश इज इक्वल टू वी डी बाई 2, ये भी क्या हो गया, हाफ हो गया। यानी कि लेंथ बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। वेलोसिटी भी हाफ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस जो होता है पुराना वाला, अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होगा। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे रो, अब ये लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये R डैश जो होगा वो 2R हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ रखेंगे तो ये पुराना वाला R है, तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ गया। तो यानी कि मैंने लेंथ बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो गई, और रेजिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए वेरिएशन, अब देखिए नेक्स्ट वेरिएशन है जो डायमीटर का है। तो डायमीटर को अगर हम डबल करते हैं तो क्या होता है, तो जब डायमीटर को डबल करेंगे तो देखिएगा क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वी बाई एल। तो यहाँ पे तो डायमीटर का कोई टर्म ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और होना भी चाहिए, पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। और कैसे है, वी इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाउ पे भी कोई फ़र्क ही नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। डायमीटर को डबल करने पे कोई इन दोनों पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अब फ़र्क किस पे पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर आकर के देखते हैं। थोड़ा सा अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को लिख लीजिएगा, थोड़ा उसके लिए मुझे जगह चाहिए। अब देखिए रेजिस्टेंस रो एल बाई पाई, अब आर स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा डी, अब पहले डी था तो डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, और ये 4, तो आर की जो वैल्यू होगी 4 रो एल पाई डी का स्क्वायर। ये मेरे पास रेजिस्टेंस पुराना वाला जब डायमीटर डी था। ठीक है, अब आते हैं, अब मैंने क्या कह दिया कि अब जो डायमीटर है 2D हो गया, तो रेडियस अगर लिखेंगे इसका आर डैश इज इक्वल टू, तो 2D बाई 2 ये होगा। ठीक है, ऐसे रखते हैं। अब देखिएगा, तो अब जो डबल करने पर जो आर डैश होगा वो होगा रो एल बाई 4, अब डी की जगह पे, आर की जगह पे 2D बाई 2 का होल स्क्वायर,
और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास रो एल पाई डी का स्क्वायर। ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए किस तरीके से इसको कंपेयर करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रो एल बाई पाई डी का स्क्वायर और इंटू 1/4। इस 4 को इधर ले लिया तो ये देखिए पुराना वाला रेजिस्टेंस है, तो पुराना वाला रेजिस्टेंस तो R डैश इज इक्वल टू R/4। ये टोटल R है, R रख दिया उसकी जगह पे तो R/4, यानी कि रेजिस्टेंस जो है R/4 हो जाएगा जब डायमीटर को हम 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे। ठीक है, वैसे ये ओम्स लॉ का पार्ट है, मतलब एक बार एक ही साथ सब कुछ बता दिया इसको। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है R/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब ये देखिएगा कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो देखिए एक कोई कंडक्टर है और किसी पॉइंट पे, मतलब इस क्रॉस सेक्शंस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और dt टाइम में वो क्या कर गया, vd खिसक गया, vd आगे खिसक गया। तो vd आगे खिसक गया तो कितना डिस्टेंस खींचा, dt टाइम में वो dx खींच गया, dx मतलब आगे खींच गया। तो अब इसका देखिए एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मान लेते एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताइए dv वॉल्यूम में dv इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब इसको हम बोल रहे हैं कि dv वॉल्यूम है, dv वॉल्यूम है। तो ये जो dv वॉल्यूम है, लेट सपोज दैट कैपिटल N, और किस में है ये, इसमें कैपिटल N जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, dv वॉल्यूम में कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इतने हैं, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है तो dv वॉल्यूम में dv इंटू n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जिसको मैंने n बोला। ठीक है, तो और dv की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो दिस बेस एरिया इंटू dx। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू बेस एरिया, तो ये लेंथ है dx और ये बेस एरिया a, तो ये dv। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस जो वॉल्यूम है जब जो मैंने सेडेड किया है तो वो हो जाएंगे n इक्वल टू dvn, और लिखेंगे इसको a dx इंटू n। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब सुनिएगा ध्यान से कि एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज e है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, तो n इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज होगा, n इंटू ई होगा, और n इंटू ई चार्ज जो है वो इसी में फंसे हुए हैं और वो dq बोल रहे हैं हम, मतलब इसमें जो टोटल चार्जेज हैं वो dq, लेट्स टेल dq चार्जेस इस वैल्यू में फंसे हुए हैं, क्योंकि इसमें n इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल N। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है तो n इंटू ई जो होगा इतने इलेक्ट्रॉन्स का इसमें चार्ज होगा, उसको बोल रहे हैं हम dq बोल रहे हैं, dq चार्ज इसमें है, तो dq चार्ज इसको कहा जाएगा। तो अब लिखेंगे dq इक्वल टू, अब n की जो वैल्यू है यहाँ से a dx n होगा, और e ये क्या हो गया मेरे पास, dq चार्ज हो गया। तो I इक्वल टू होता है, हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं, I इक्वल टू dq बाई dt, और dq बाई dt, तो dq की वैल्यू रख देते हैं पहले, तो a dx n e बाई dt, और ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे आगे गया है वो dx बाई dt काइनेमेटिक्स से, तो a n e v d। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया I इक्वल टू a n e v d। तो ये रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच का रिलेशन। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आपको ये समझ में आएगी कैसे कर दिया इतनी आसानी से, तो देखो कुछ नहीं, पहले आप वॉल्यूम निकालिए, फिर वॉल्यूम से आप चार्ज निकालिए, और चार्ज निकाल करके आप ये फार्मूला लगा दीजिए। बस मैंने ये फ्लो चार्ट निकाला है, बनाया है आपको, कि वॉल्यूम निकालिए, फिर चार्ज निकालिए, फिर इसके पास फार्मूला पर रखिए, आपको ये पूरा डेरिवेशन आपके टिप्स पे हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने किया इसी फ्लो चार्ट को मैंने भी दिमाग में रखा, इस वजह से लिखा है यहाँ पे, आपका ये पूरा डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं।
अब देखिएगा I इज इक्वल टू NEVDA है, ठीक है। अब इसको देखिए थोड़ा इसका स्पेशल केस बनाते हैं। देखिए कैसे कि कोई एक क्रॉस सेक्शन है, तो उसका क्रॉस सेक्शन जो है पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, यानी कि चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज हो रहा है तो इसमें क्या चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा। ये बार बार मैंने बताया आपको कि करंट चेंज नहीं होगा, यानी कि करंट कांस्टेंट होना है, यानी कि करंट कांस्टेंट होना है, यानी NEVDA जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। करंट कांस्टेंट का मतलब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी। और क्या नहीं बदलने वाली है, n नहीं बदलेगा क्योंकि कंडक्टर वही है, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज नहीं बदलेंगे, यानी कि ये तो कभी नहीं बदलने वाले, यानी कि इसको इधर भेज दीजिए तो VD इक्वल टू A, और ये क्या होगा कांस्टेंट बन करके NE, तो कुछ एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो मैं कहूँगा कि AVD जो होगा एक कुछ नया कांस्टेंट, लेट सपोज दैट K मान लेते हैं, यानी कि हमेशा कह रहे हैं कि AVD का जो प्रोडक्ट है हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि इस यहाँ पर जो A1VD1 जो होगा और यहाँ पर जो A2VD2 होगा, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। इन दोनों का हमेशा प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। हो सकता है ये, अब यहाँ पर ये क्या है, ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट का क्या होगा, सेम होगा। अगर वैल्यू से दिखाऊँ तो ये अगर 4 है तो ये 3 होगा, अगर इस तरीके से है तो अगर फिर ये क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि ये 3 × 4 हो जाएगा, मतलब अभी ये कम हो गया तो ये बढ़ गया, लेकिन दोनों ही 12 ही रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे समझ रहे हैं हम लोग। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होने वाला है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो अब इस चीज़ से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि A1VD1 इक्वल टू A2VD2, ये यहाँ से एक मॉडिफिकेशन, इस फॉर्मूला का एक मॉडिफिकेशन वर्जन मैंने बना दिया कि अब इससे क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, इस वजह से इसको बनाया मैंने, ठीक है। A1VD1 A2VD2, अगर तीसरा क्रॉस सेक्शन है A3VD3 भी हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। और इसी पे एक क्वेश्चन है, उसी को इसीलिए इसको डिराइव किया कि काफ़ी आसानी से वो क्वेश्चन हो जाएगा। वो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि एक क्रॉस सेक्शन है, पहले छोटा था, पहले बड़ा था, छोटा था, तो यहाँ पर अगर इसका डायमीटर D है तो बाद में इसका डायमीटर D/2, मतलब आगे वाले क्रॉस सेक्शन में D/2 हो गया। तो यहाँ पर ये P पॉइंट है, तो यहाँ पर Q पॉइंट है। तो पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एट पॉइंट P और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट Q, इन दोनों का रेशियो कितना होगा अगर इनके डायमीटर कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए वही हम लगाएंगे A, अब इसके क्या लगाएंगे, A1 ना लिख करके चलिए APVDP इक्वल टू AQ पे, Q का क्रॉस सेक्शन VDQ, ठीक है। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं। पाई बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मैंने आसान कर दिया है। और ये D/2 का होल स्क्वायर रेडियस, और VDP, फिर पाई, और फिर डायमीटर जो है वहाँ पे D/2 है, तो D/2 जो डायमीटर है उसका हाफ करेंगे तो रेडियस होगा, तो ये रेडियस होगा। मतलब यहाँ पे अगर आपको रेडियस लिखें R2 जो होगा D/2/2 होगा, क्योंकि ये डायमीटर है टोटल, ये डायमीटर है, इसका हाफ करेंगे ये होगा तो VDQ होगा। तो पाई D का स्क्वायर बाई 4 VDP पाई D स्क्वायर बाई, अब ये नीचे 4 होगा और इसको स्क्वायर ही रखते हैं इसको, और VDQ। तो फिर ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अब ये इसको लिखेंगे D स्क्वायर बाई 4 VDP वेलोसिटी एट पॉइंट P, और ये D स्क्वायर बाई 14 और VDQ, ठीक है। तो अब यहाँ से D स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको आगे चल करके लिखेंगे
और यहाँ से 4 कैंसिल आउट होगा तो ये 4 आएगा, ठीक है। तो वी डी पी नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाता है, तो वी डी पी तो हो जाएगा वी डी क्यू एट 0.4। तो ये आएगा मेरा आंसर, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट जो होगी यहाँ पर इसका बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया मेरा क्यू पॉइंट पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसको इधर करेंगे तो अगर ठीक से देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट 4 टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट पी, यानी कि यहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से 4 टाइम होना भी चाहिए, काफ़ी तेज़ी से आगे निकल जाएगा यहाँ पे आराम से, और वहाँ पे सन से निकल जाएगा 4 टाइम्स। तो ये आपको आंसर मैच कर रहा होगा क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट आंसर होगा इसका थर्ड पार्ट आंसर होगा, ठीक है। इस चीज़ को बहुत काफ़ी आराम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आराम से पढ़ने लायक है, क्योंकि अगर इसमें जल्दीबाजी करेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और इसका पार्ट 2 भी है, मतलब अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी ये पढ़ा ना, अभी इसका पार्ट 2 है, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं अभी बचा हुआ है, ठीक है। लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मतलब एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देते, लेकिन हम लोग थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं, पहला चैप्टर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो अलग अलग मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 अलग अलग कंडक्टर्स हैं और वो सेम मटेरियल के हैं। तो सेम मटेरियल का मतलब, बोलने का मतलब है कि उसके पास n की वैल्यू सेम है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम है, मटेरियल सेम है तो n सेम होगा। और उसमें कह रहा है कि करंट की जो रेशियो है 4:1 है और इसके रेडियस का रेशियो है 1:2 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है, ये मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट का रेशियो दोनों में करंट का फर्स्ट का और सेकंड का करंट का रेशियो 4:1 है और रेडियस का रेशियो 1:2 है। तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखते जाइए। यहाँ पे I1 इक्वल टू पहले वाले कंडक्टर का लिखेंगे एन ई। अब देखिए यहाँ पे एरिया तो दिया नहीं है, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं A1 V1, ठीक। और A2 लिखेंगे NE A2 V2, ठीक है। और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो I1 और करेंगे तो NE A1 V1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी NE A2 V2, ठीक। कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर इंटू V1 V2, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा R1 R2 का एज ए होल स्क्वायर और V1/V2 ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इसका दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इसका पूछ रहा है, बिल्कुल अब कुछ नहीं करना, उठा करके सारी वैल्यू रख देनी है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं और ये छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे 1/4 इसका रेशियो और फिर R1 और R2 का 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और इंटू V1:V1 ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसको यहीं पे सॉल्व करें, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/1 इक्वल टू 1/14 इंटू V1 V2। अब आगे लिखेंगे तो ये होगा V1/V2। अब इसको इधर भेज देंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16/1, यानी कि इसका आंसर आ गया मेरा V1:V2 का 16:1, ये आंसर मेरा। और मैच कर रहा होगा आपका आंसर ए पार्ट, ठीक। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि एक सेमी कंडक्टर है और सेमी कंडक्टर में होल्स की वजह से भी करंट फ्लो होता है और होल्स की वजह से फ्लो करता है, और
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट फ्लो करता है, तो उनकी होल्स की वजह से क्या, होल्स की क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी और इलेक्ट्रॉन्स की क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, दोनों का रेशियो पूछा हुआ है। और दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो रेशियो है 7:5 दिया हुआ है, और उसकी वजह से जो करंट है, करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू द होल, उसका जो रेशियो है 7/4 है। तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्या रेशियो होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स के रेशियोज दिए हुए हैं। ठीक है, और ये सेमी कंडक्टर के अंदर सारी बातें हो रही हैं। तो देखिए बिल्कुल उसी क्वेश्चन से होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट लिखा जाएगा Ne, ठीक है, Ne, और चार्ज दोनों पे सेम होता है, और एरिया मतलब सेम कंडक्टर में ही हो रहा है तो एरिया बिल्कुल सेम होगा, और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे लिखें। ठीक है, और अब आते हैं In पे। In तो NHEA और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, ये होल है। ठीक है, अब इसका जो है रेशियो लेते हैं। ठीक, रेशियो लेते हैं क्योंकि अब E/H का है, तो बस अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो IENEA बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा, इसमें से कोई ज़्यादा वो है नहीं, बिल्कुल आसान सा है। बस यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स चेंज कर दिया है ड्यू टू द सेमी कंडक्टर, ये हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका रेशियो वो दिए हुए 7/4। ठीक है, और ये N/NH का जो है 7/5 है, और ये आपका पूछा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल पूछा हुआ है। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होगा, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 उधर जाएगा, तो 5/4 आएगा आपका इसका रेशियो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल का रेशियो 5:4 होगा। ठीक है, तो 5:4 होगा, तो आपको आंसर में दिख गया होगा कि सेकेंड पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने किया, कोई कैलकुलेशन टाइप के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं थे। अब इस चीज़ को काफ़ी आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, जितना हमने पढ़ाया है आपने नोट किया होगा। ठीक है, नोट करने के बाद अब इसका सेकेंड पार्ट होगा, वो सेकेंड पार्ट तब जाके ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सब लेक्चर का फिनिश करते हैं। अब इसको बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा। देखिए मैं कहूँगा कि फर्स्ट से लेकर के जितना 4 का लेक्चर है पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको ये ना हो कि रिवीजन की एक भूल जाएंगे आप। मतलब जितना आप आगे चले गए ना, वापस से फिर रिवाइज करने में बहुत मुश्किल होता है, फिर से लगता है कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो रिवीजन आप नहीं करते हैं शुरू से लेकर के, जितना आप पढ़े रहते हैं, बार बार आप उसको बस एक बार पलटते जाएंगे तो पता है आपका रिवीजन का टाइम बिल्कुल कम होता जाएगा, और आपको पूरा ये जो चीज़ें पढ़ी हुई ना पूरा फिक्स हो जाएंगे। अब बस एग्ज़ाम में देने के बाद, जाने के बाद लगेगा कि बस आप ही हो और कोई नहीं है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझ तो सब कुछ लिया, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो रिवीजन ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।